वापस यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब जो लोग कल नहीं थे, ऑनलाइन भी थे, उनको पता ही नहीं होगा अनपेड सेलर क्या क्या होता है। हाँ दीदी, क्या होता है अनपेड सेलर? हाँ तो बैठी थी कल ऑनलाइन। हाँ तो फिर पता होगा, जो नहीं थे उनको कैसे समझ में आएगा, पूरा यूनिटी गया आपका। स्टार्ट करते हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर 3 है सर टोटल, जिसमें हमने 2 बहुत डीप में डिस्कस करिए, वापस एक बार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक लीन था, एक स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट था, मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट, और ए बीकॉम हाय, और एक रीसेल था। हमने डिस्कस किया था लीन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट, वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से। तो हमने कल का लेक्चर मिस भी करा होगा तो आपका यूनिट ऊपर से नहीं जाएगा, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, जो हमने कल डिस्कस किया था 1.5 घंटे में। मैं आपको 10 मिनट में बताने की ट्राई करता हूँ, हो कुछ ऐसा रहे। वी हैव दिस गाय कॉल्ड सेलर, गुड्स सोल्ड, बायर। जैसे ही मैंने बोला गुड्स सोल्ड, मतलब बायर इज द ओनर, हमने बेच दिया, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, पर यहां से यहां तक पैसा नहीं आया। गुड्स अभी हमारे पास ही पड़े हुए हैं, हम डिस्पैच करने वाले थे, डिस्पैच करे नहीं थे अब तक, हमारे पास ही पड़े हुए थे। रियल लाइफ एग्जांपल, हम क्रोमा में अगर टीवी लेने जाएंगे तो सर पैसा पहले देना पड़ेगा, बिल पहले मिलेगा, डिलीवरी बाद में होगा। तो इसको आप क्रोमा की जैसे समझो कि आप टीवी लेने गए, आपने टीवी खरीद लिया, आधा पैसा भी दे दिया, आधा पैसा देना बाकी है, बिल भी आपको मिल गया, मतलब आप मालिक बन चुके हो। अब ये क्रोमा वाला, दिस इज क्रोमा, ये आपके घर पे 2 दिन के अंदर वेयरहाउस से वो टीवी सप्लाई करने वाला था, पर मीनवाइल क्रोमा को पता चला कि आप बचा हुआ पैसा उसको नहीं देने वाले, आपकी नियत ही नहीं है बचा हुआ पैसा देने की। तो हमारा लॉ मेकर हमको बोल रहा है कि सर ये जो सेलर है ना, सेलर, इसको आप एक प्रीफिक्स दो, एंड दैट प्रीफिक्स इज अनपेड। एक ऐसा सेलर जिसको पैसा नहीं मिला है। अब जैसे ही हमने इसको अनपेड सेलर बोला, हमने अभी अभी पढ़ा सर आपको मिले 3 अधिकार, एक लीन का अधिकार मिला आपको, उसके बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार मिला आपको, और एक रीसेल का अधिकार मिला आपको। तो यहाँ पे हम आपको बोलेंगे, ट्राई कर रहे हैं कि सर गुड्स हमारे पास थे, उसको हम हमारे पास ही रखेंगे, डिस्पैच ही नहीं करेंगे, एंड इसको हम बोल रहे हैं बेसिकली लीन, दैट इज रिटेनिंग पोजीशन। इनकेस आपको उसका वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो उसको सिंपल भाषा में लिख रहा हूँ, रिटेन द पोजीशन, उसको बोलते हैं हम लीन। तो जो हमारे पास था वो हमारे पास ही रहेगा जब तक हमको पैसा नहीं मिल जाता। पैसा मिलेगा तो माल दे देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच वॉज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ये दूसरा वाला अधिकार, इसकी बात करते हैं, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। एग्जाम्पल एक्सटेंड करते हैं अपना कि सर सेलर, अगेन गुड्स सोल्ड, बाजू में मेरा ध्यान नहीं गया वहां पे, तेरा क्यों गया, सामने बायर, जैसे बोला गुड्स सोल्ड, ये बन गया ओनर। नाउ हम उसको माल डिलीवरी करने वाले थे और हमने डिलीवरी करना शुरू भी कर दिया, हमारा एक ट्रक निकल चुका है सर उसको सामान डिलीवर करने, इस ट्रक में उसका सामान जा रहा है। मीनवाइल हमें पता पड़ता है कि वो सामने वाले भैया हो चुके हैं इंसॉल्वेंट। हम ट्रक वाले को फोन करेंगे और बोलेंगे ब्रो मस्त यू टर्न मार के वापस आ जा, मतलब हमने उसको, ट्रक वाले को, बचा हुआ रास्ता कवर ही नहीं करने दिया, हमने उसको बीच में ही रोक दिया, और क्योंकि बीच में रोक दिया हम इसको नाम दे रहे हैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट मतलब रास्ता, रास्ते के बीच में रोक दिया उसको, इज स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो एक लीन है और एक स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, ठीक है। बेसिकली हमने आपको बताया ये पॉइंट्स, ये और ये। द नेक्स्ट पॉइंट इज एग्जाम का क्वेश्चन, दोनों में डिफरेंस क्या सर। हमने कल 5 पॉइंट डिस्कस करे थे, फटाक से एक बार विद इन अ मिनट 5 पॉइंट वापस डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों एग्जाम्पल आपके सामने ही रखे हुए हैं।
हम ऊपर वाले की बात करते हैं। सर ऊपर वाले के अंदर जो अधिकार है उस अधिकार को हम बोल रहे हैं राइट टू रिटेन गुड्स। जो हमारे पास था हमारे पास ही रहेगा। नीचे सर हमारे पास से चला गया था वापस हमारे पास आएगा, एंड हैज द वर्ड रीगेन द गुड्स। तो एक रिटेन है, एक रीगेन है। लास्ट बेंच वाले भैया यहां देख लो, पूरी बुक मेरे दिमाग में है, बाद में रिकंसिडर करना। तो वहां रिटेन करा, यहां रीगेन करा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सर जहां पे आपका लीन खत्म हुआ वहां आपका स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट शुरू हुआ। सर ऐसा कैसे? अगर गुड्स मेरे पास थे तो मैं लीन एक्सरसाइज करूंगा, पर गुड्स अगर मेरे पास से चले गए तो लीन का अधिकार गया, पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट शुरू हो गया। ये दूसरा डिफरेंस है दोनों का। तीसरे पे आते हैं जो हमने अभी भी डिस्कस करा कि सर लीन बेसिकली खत्म हो जाता है जब गुड्स आपके पास से जाते हैं, नीचे आते हैं। सर स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है जब गुड्स बायर के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक बार गुड्स के पास पहुंच गया, अब थोड़ी मैं बोल सकता हूँ ट्रक वाले को ब्रो यू टर्न मार के वापस आ, बोलेगा ब्रो सामान उतार दिया मैंने तो। मतलब आपका अधिकार खत्म हो जाएगा जब माल बायर के पास पहुंच जाएगा। यहां पे अधिकार खत्म हो जाएगा जब माल आपके पास से चला जाएगा। ये तीसरा डिफरेंस हुआ। चौथे पे आते हैं, विच इज आई वुड से वेरी इजी। यहां पे आते हैं। सर लीन के अंदर आपको ये राइट मिलता है कब कब? सर कैश सेल्स है पर आपको कैश नहीं मिला, क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, आपको पैसा नहीं मिला, या फिर सामने वाला इनसॉल्वेंट हो गया। तीनों केस के अंदर आप अपना अधिकार लीन वाला एक्सरसाइज कर सकते हो, पर स्टॉपेज इन ट्रांजिट लाइक आई जस्ट सेड सिर्फ तभी कर सकते हो जब सामने वाला इंसॉल्वेंट है। चौथा डिफरेंस हुआ। द लास्ट वन, फिफ्थ, टर्कोइश। सर लीन का अधिकार एक्सेस करने के लिए आपके पास गुड्स का पोजीशन होना चाहिए, तो आप लीन एक्सेस कर सकते हो। स्टॉपेज इन ट्रांजिट के लिए तीन चीजें हैं। पहला, हम बुक का लैंग्वेज लिखेंगे, द सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स। गुड्स आपके पास से जा चुके, मतलब हम बात कर रहे हैं ये वाले एरो की, कि सर गुड्स हमारे पास से जा चुके पर रास्ते में हैं अभी। और उसी का मतलब तीसरा, अब तक बायर को नहीं मिले हैं, तो आप स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हो। ऐसे करके 5 डिफरेंस बुक में दिए हुए जो एग्जाम का क्वेश्चन है। तो हम अगर वापस वहां पे जाएं डिफरेंस बिटवीन पे और पांचों को रिकंसाइल करें अब, तो इट शुड बी वेरी इजी फॉर अस। यहाँ पे 3.47 पे आप बुक में देख सकते हैं। पहले पॉइंट पे आते हैं। पहला पॉइंट, इसका पहला पॉइंट, रिटेन पोजीशन, रीगेन पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट डन। हम आते हैं इसके चौथे पॉइंट के ऊपर। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड्स, और उसी को आगे वापस लिखा, दस द एंड ऑफ राइट ऑफ लीन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। ठीक है सर, इसका पांचवा पॉइंट देखते हैं। राइट ऑफ लीन कम्स टू एन एंड एज सुन एज गुड्स गो आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ सेलर। तो राइट ऑफ लीन खत्म हुआ जब गुड्स आपके पास से चले गए, बट स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म होगा जब गुड्स बायर के पास पहुंच गए। नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड पॉइंट इसका, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, बट इट इज नॉट द केस विद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, क्योंकि वो आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ जब बायर इंसॉल्वेंट होगा। सेकेंड पॉइंट सबसे आसान आई वुड से अमंगस्ट ऑल, seller should be in possession of the goods under lien, while in stoppage transit seller should have parted with the possession. दूसरा, possession आपके पास है तो किसी के पास तो होगा, तो सर ट्रक वाले के पास है, कैरियर, और बायर को अब तक मिला नहीं। हर एक पॉइंट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है हम उसको यहाँ पे डिस्कस कर चुके। लास्ट बेंच रिपीट करिए जो भी आपको समझ में आया, और थोड़ा जल्दी करना, हम इसको दूसरी बार पढ़ रहे हैं, आप पहली बार पढ़ रहे हो, ये लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं। शुरू करिए। लीन क्या था? हिंदी सिंपल भाषा के, मुझे टेक्निकल लैंग्वेज नहीं चाहिए। तीनों केस के अंदर आप कर सकते हो लीन।
स्टॉपेज ट्रांजिट कब कर सकते हैं? माशाल्लाह। आगे बढ़ते हैं। और कौन नहीं था कल? तू नहीं था भाई, कहाँ था? ऑनलाइन था ना? बस पीछे वाला भाई था तो, हाँ वहीं बैठा हुआ था, सेम ही कपड़े पहने थे। हाँ क्या हुआ बोल। 2-3 लीटर। आगे आपने जो बोला वो अपने सिलेबस में है, वही बता रहा हूँ। देखो जो आपने बोला ये हमने कल डिस्कस किया था, वापस एक बार कर लेते हैं। एज एन अनपेड सेलर आपके जो अधिकार होते हैं उनको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें। अभी हम पढ़ रहे हैं अगेंस्ट द गुड्स, आगे आएगा अगेंस्ट द बायर। तो अगर गुड्स सामने वाले से पहुंच गया, ये रहा ना सू करने का, तो जब तक गुड्स मेरे पास है तब तक लीन, मेरे पास से चला गया पर उस तक नहीं पहुंचा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, उस पर पहुंच गया सू। कितना सिंपल है। आगे कि हमने डिस्कस कर लिया था ना शायद, हैं? किसका लिक्विडेटर? बायर की बात कर रहा है ऑब्वियसली। हाँ इंसॉल्वेंट हो गया बायर, फिर वो अज्यूम आप तब करो जब गुड्स वहाँ पे पहुँच गया। अगर नहीं पहुँचा, मेरे पास आ गया, उसके पास पहुँच गया, अगर ओनरशिप किसकी? उसकी, तो गुड्स का कंट्रोल उसके पास, पर पैसा मेरे पास, तो सामान बेच के मुझे पैसा देगा, मतलब मैं हकदार हूँ पैसे का। तभी तो वहाँ पे लिखा सूट फॉर प्राइस, पैसा मिलेगा आपको क्योंकि वो ओनर बन चुका है। ये हुआ था नहीं हुआ था? क्या बात कर रहे हो? तो फिर ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले की बात करते हैं, मार्क कर देता हूं पे। ये हम पढ़ रहे हैं जब सामने वाले को प्रॉपर्टी पास हो चुकी है, मतलब सामने वाला ओनर बन चुका है। नीचे आएगा जब सामने वाला ओनर नहीं बना है। प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप। तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा अधिकार है, ये वाला, राइट ऑफ विथ होल्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। बाद में आगे आएगा, अभी सिर्फ नाम पढ़ के बता रहा हूँ। राइट ऑफ विथ होल्डिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर एक करेक्शन भी था, मैंने बताया था आपको, ये सूट फॉर प्राइस हटा के आपको यहाँ पे लीन लिखना है। हमने कल बताया था, वापस एक बार बता देते हैं। ये काट दो, ये गलत लिखा हुआ है, मिस प्रिंट हुआ है, उसको ठीक कर लीजिए। लीन लिख दीजिए। सेक्शन का वो लिस्ट देंगे जो आपको याद करना है। आगे यहां पे पहले अधिकार की बात करते हैं, राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। और क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा ग्रिप थ्रू आउट बना रहे पूरे यूनिट के ऊपर, तो आपको उसको 1-to-1 लिंक करते आना चाहिए कि अच्छा सर हम इस वाले चार्ट के अंदर ये पढ़ रहे हैं। आपको ऐसा पता होना चाहिए स्कोप कि आप क्या पढ़ रहे हो। हम ये वाला बॉक्स पढ़ रहे हैं अभी, ओके। उसमें पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर चुके हैं, वापस डिस्कस कर रहे हैं, विच इज लीन, राइट ऑफ लीन। एन अनपेड सेलर हैज अ राइट ऑफ लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस while he is in possession until the payment or tender of the price of such goods। जब तक पैसा नहीं मिला तब तक उसको अपने पोजीशन में रख सकते हो, ठीक है। while he is in possession, तब तक ही लीन हो सकता है ऑब्वियसली। इट इज राइट टू रिटेन द पोजीशन। इसमें मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन पढ़ाया, ये सब आसान लगेगा। राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स एंड रिफ्यूजल टू डिलीवर देम टू द बायर जब तक पैसा नहीं मिलता। द अनपेड सेलर्स लीन इज अ पोजेसरी लीन, क्योंकि उसके पास पोजीशन होना चाहिए। That is the lien can be exercised as long as the seller remains in possession of the goods। हमारे लिए कुछ भी लेना नहीं था। नीचे आते हैं, डिफरेंस बिटवीन के इसको डिस्कस किया था अपन ने, चौथा पॉइंट ये वाला कि साहब लीन का अधिकार कब एक्सरसाइज कर सकते हो। 3 केस बताए थे सर। कैश सेल्स है, कैश नहीं मिला, क्रेडिट सेल्स है, क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, पैसा नहीं मिला, आणि इंसॉल्वेंट। एग्जाम्पल देखते थे, टट्टी साथ जो भी दिया है उसने मुझे। A sold certain goods to B for a price 50,000 and allowed him to pay the price within 1 month. B becomes insolvent during the period of credit. A, the unpaid seller, can exercise his right of lien. Okay. Seller may exercise his right of lien even where he is in possession of the goods as agent or bailey for the buyer. मतलब आपके goods किसी और के पास थे। The term insolvent refers to वही लुखा जिसकी liability उसके asset से ज़्यादा है या जो पैसा दे नहीं रहा है, इसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे। द टर्म इंसॉल्वेंट रिफर्स टू अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु हैज सीज्ड, खत्म हो गया, हु हैज सीज्ड टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। वो अपनी उधारी नहीं चुका पा रहा,
और कैन नॉट पे हिज डेट्स एज दे बिकम ड्यू, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। नीचे आता है पार्ट डिलीवरी। अभी कनेक्टेड टॉपिक है नहीं, पर पढ़ लेते हैं आगे, इसलिए चल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। चलना, लेट्स से हमने ऑर्गेनाइज करा पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ठीक है। द टाइम इज लेट्स से 12 PM to 3 PM। फाउंडेशन के इंटर के सबके बच्चे का एक दिन एक साथ फिजिकल पेरेंट्स टीचर मीटिंग रखा हमने। अब क्योंकि पेरेंट्स आएंगे और लंच टाइम के आसपास का टाइम है, ऑल दो सब घर से कर आएंगे, घर जाके करेंगे, फिर भी हमने बात करी मंगेश वड़ा पाव वाले के साथ और बोला कि यार अराउंड 75 स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आएंगे, मतलब 150 इंसान आएंगे, तो आपको हमें बेसिकली सप्लाई करना है क्लासेस के अंदर 150 वड़ा पाव्स। बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस हो जाएगा अगर मैं सारे 150 वड़ा पाव एक साथ 12 बजे मंगा लूँगा, तो क्योंकि जो पेरेंट 1 बजे आएगा उसको ठंडा वड़ा पाव मिलेगा। तो मैं दिमाग लगाऊंगा कि सर हम 75 मंगाते हैं 12 बजे एंड 75 मंगाएंगे 1:30 बजे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे और मंगेश वड़ा पाव के बीच में, ठीक है सर। व्हाट नेक्स्ट? एज पर कॉन्ट्रैक्ट अगर डॉट 12 बजे ये 75 वड़ा पाव आ गए, देन ऑब्वियसली मीन्स बाकी 75 भी आ ही जाएंगे। मतलब 75 की डिलीवरी होना इज इक्विवेलेंट टू 150 की डिलीवरी होना, मतलब मुझे उसको पूरा 150 का पैसा देना पड़ेगा पहली बार में ही। वैसे वैसा केस नहीं सर, हमको ऐसा मजा नहीं आता, हम तो एकदम ऐसा है कि भाई कैश बेसिस पे काम करेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब 75 का वड़ा पाव आएंगे तो 75 का पैसा देना, बाकी 75 आएंगे तब 75 का पैसा। अब ये भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो नॉर्मल केस में डिलीवरी ऑफ पार्ट इज इक्वल टू डिलीवरी ऑफ फुल, क्योंकि आधा आ गया तो बचा आधा भी आ ही जाएगा। पर आपको लगता है कि नहीं यार मुझे ऐसा मजा नहीं आता, जब आएगा तब पैसा दूंगा, तो ठीक है ऐसा कर ले। जब 75 का डिलीवरी हुआ तो सिर्फ 75 का ही डिलीवरी, उतना ही पैसा देना, बाकी बाद में देना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 48 के अंदर। देखते हैं एक बार पढ़ के क्या बोलता है ये वाला पार्ट। Where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder. आधा गया आधा नहीं गया था, unless part delivery has been made under circumstances as to show an agreement to waive the lien। जो नीचे वापस आएगा इसको वापस डिस्कस करेंगे 5 मिनट के बाद, अभी फिलहाल नहीं चाहता हूँ। टर्मिनेशन ऑफ लीन, लीन का राइट कब खत्म हो जाएगा? एक सबसे आसान जो हमको ऑलरेडी आता है, मार्क करता हूँ मैं उसको, ऊपर से दूसरा इजी, ऊपर से तीसरा इजी, चलो वो दो पढ़ लेते हैं। वे द बायर और इज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन ऑफ गुड्स। सर अगर गुड्स पहुंच गए बायर के पास तो लीन का अधिकार खत्म, लीन छोड़ स्टॉपेज इन ट्रांसिट भी खत्म हो चुका है। एक और आसान जो रियल वर्ल्ड में होता है, सेलर हैज वेव्ड द राइट ऑफ लीन। कोई भी रिलेशन बिगाड़ता नहीं है सर, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा तो उसको बोलते हैं कोई बात नहीं बाद में दे देना, मतलब हम उसके ऊपर लीन एक्सरसाइज नहीं करते एज अ सेलर। ये दो आसान पॉइंट हुए। फिर दो डिफिकल्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। बाय एस्टोफिल, हम ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको वापस बता देता हूँ जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए, कि सर अनपेड सेलर, बायर, सब्सीक्वेंट बायर, यहां से यहाँ पे गई ओनरशिप, इसने उसको आगे बेच दिया, यहाँ पे आ गई ओनरशिप, पर इसने इसको पैसा नहीं दिया, तो इसलिए बना था अनपेड सेलर। मतलब गुड्स अभी इसके पास ही थे और ये एक्सेस कर सकता था राइट ऑफ लीन, पर इससे भाई ने क्या करा, इसको बोला कि ब्रो तू चिल मार, मैं लीन एक्सरसाइज नहीं करने वाला। अब क्योंकि आपने उसको बोला नहीं करने वाला, अब कर भी नहीं सकते सर। दिस इज एस्टोफिल। देख बुक में क्या लिखा, वेयर द सेलर सो कंडक्ट्स हिमसेल्फ दैट ही लीड्स थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट द लीन डज नॉट एग्जिस्ट। दैट बेसिकली मीन्स टर्मिनेशन ऑफ लीन। लीन का राइट आपका गया, तो आपने बोल दिया, फिर आप मुकर नहीं सकते, अब आपको माल देना ही पड़ेगा, लीन नहीं हो सकता। ओके, हटा दें इसको। आखिरी पॉइंट पे आते हैं जो डिफिकल्ट है, नहीं आएगा समझ में, हम एक काम करते हैं, यूनिट 3 के अंदर 2 टॉपिक आएंगे। एक आएगा 23 का सबसेक्शन 2, उस पे जाते हैं, और एक सेक्शन आएगा इसके 2 पैराग्राफ के बाद 25-26, उसके ऊपर जाते हैं। ठीक है, मैं आ गया यूनिट नंबर 3 के अंदर फटाक से।
पहले 23.2 पे आते हैं और उसके बाद 25 पे आते हैं। पहले 23.2, ये रहा सर 23.2। मैं आपको एक बार मतलब बता देता हूँ, फिर उसको बाद में पढ़ लेंगे अपन, ये मुझे बार बार काम आएगा सर, तो ध्यान से सुनना प्लीज़। दो सेक्शन साथ में, 23 का 2 और नहीं 25, दो से काम हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सुनना सर, हम सेलर, हमने एक ट्रक भेजा है, सामान है उसके अंदर बायर के पास, और हमने इस ट्रक ड्राइवर को बोला कि भाई तू जाना और माल डिलीवर कर ही देना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जाना एंड माल डिलीवर कर ही देना। एक यहाँ पे रखता हूँ, ऐसा एग्जाम्पल बाजू में बनाता हूँ वापस, थोड़ा सा अलग, डुप्लीकेट यहाँ पे। यहाँ मैंने उसको क्या बोला कि भाई तू जाना एंड माल डिलीवर करना जब सामने वाला पैसा दे। अब दोनों में फर्क क्या सर? जो फर्स्ट वाला है उसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन, इसको बोलते हैं अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। सर बिना कोई इफ्स एंड बट्स के आपको बस सामने जाना है और माल दे ही देना है। बाजू वाला इस कंडीशनल एप्रोप्रिएशन कि भाई जब वो पैसा देगा तो माल देना, नहीं तो माल मत देना। आते हैं देख, यहाँ पे लिख ही देता हूँ ना, इसको यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ 25। ठीक है, 25, 23.2। हम पहले 23.2 देखते हैं। ये रहा, delivery of goods to the carrier, where in pursuance of the contract the seller delivers the goods to the buyer or to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer and does not reserve the right of disposal, he is deemed to have unconditionally appropriated the goods to the contract। फटाक से 25 पे आते हैं। ये रहा, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। सीधा एग्जांपल पे आते हैं। X sends a furniture to a company by a truck and instructs the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is made by the company to him. The property मतलब ownership passes only when the payment is made। ये फर्क था 23.2 और 25 के अंदर। आपको तो ये भी स्ट्राइक हो जाना चाहिए कि अच्छा सर 23.2 तब होगा जब आप सामने वाले को दे दोगे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं और आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा उसका एग्जाम्पल, शायद पढ़ लेते ना एग्जाम्पल। हाँ मिल गया ना, स्टार्टिंग में मिल गया, बिल ऑफ लीडिंग हम पढ़ चुके ऑलरेडी कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है यूनिट नंबर 1 के अंदर। तो आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दिया मतलब आपने ओनरशिप दे दी सर। थे यूनिट नंबर 1 के अंदर क्लास में, तो कैसे समझ में आएगा? वही तो बोल रहे, मत मिस करिए क्लास सर, सब कुछ कनेक्टेड है, मैं तो कनेक्ट करके ही पढ़ाता हूँ। नीचे आते हैं वापस यूनिट नंबर 4 के अंदर। तुमको तो याद होगा ना टिकट वाला, मूवी टिकट ऐसा को डिस्कस किया था, टिकट चोरी कर लिए थे, हाँ वो वाला। अब देख, अब मुझे पॉइंट नंबर 1 समझ में आएगा अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो। When he delivers the goods to a carrier or other bailee for the purpose of transmission to the buyer without reserving the right of disposal of goods, म्हणजे वो बात कर रहा है अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। जो हम पढ़ के आए 23 के सबसेक्शन 2 के अंदर, ठीक है, कनेक्ट करके पढ़ा रहा हूँ, जिससे रट्टा ना मारो आप। 23 का सबसेक्शन 2 एग्जाम में आया नहीं पर ठीक है, पढ़ लिया अपन ने। एक्सेप्शन अगेन काम का नहीं पर हम पढ़ेंगे फिर भी कि सर आप अनपेड सेलर थे, आपने गुड्स के ऊपर लीन एक्सरसाइज करा, मैटर कोर्ट में गया, कोर्ट ने जजमेंट आपके फेवर में दिया कि हाँ अनपेड सेलर को पैसा मिलना चाहिए। दैट डज नॉट मीन कि आपका लीन का अधिकार खत्म हो गया। माना कोर्ट में आप केस जीत गए एज अनपेड सेलर, अभी भी अपन माल अपने पास ही रखेंगे जब तक वो पैसा नहीं देगा तब तक। तो सीधा ब्रैकेट पढ़ता हूँ,
even if the seller has taken a price for the goods under a court case, he can still exercise his right of lien on those goods. ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम का 4 मार्क का क्वेश्चन 3 बार आ चुका है, पढ़ चुके ऑलरेडी, इंशाल्लाह वापस पढ़ लेते हैं कि सर स्टॉपेज एंड ट्रांजिट आप एक्सरसाइज कब कर सकते हो। इसमें से क्यों पढ़ना, हम हमारी नोट्स में से पढ़ते हैं, डायग्राम में से। ये देख सब कुछ यहाँ पे है सर, सब कुछ जो सेक्शन 50 में लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट, जैसे वो इंसॉल्वेंट हुआ हम फटाक से पे एरो बना देते हैं, अनपेड सेलर हो गए सर आप। जैसे उसने पता पड़ा कि वो इंसॉल्वेंट हुआ, तो हमारा पहला पॉइंट हो गया ये लो कि सर आप अनपेड सेलर होने चाहिए, ठीक है। दूसरा, सर माल आपके पास से जा चुका होना चाहिए, आपकी बुक में लिखा हुआ है सेलर शुड हैव पार्टेड विद द गुड्स। तीसरा, सर माल रास्ते में होना चाहिए, मतलब ट्रांजिट में होना चाहिए, इज माई नंबर 3। सर सामने वाला इंसॉल्वेंट होना चाहिए, इज माई 4। एंड बाकी जो प्रोविजंस हैं इस एक्ट के अंदर वो भी आपने फॉलो करने चाहिए, इज माई 5। देख मैं वहां जाता हूं, 5 पॉइंट। द सेलर मस्ट बी अनपेड, he must have parted with the possession of goods, goods are in transit, buyer has become insolvent and the right is subject to provisions of the act। सब कुछ मेरे डायग्राम में था, 1 2 3 4, 5वां तो मिसलेनियस है, सब कुछ यहाँ पे था, ठीक है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर। आगे बात करते हैं सेक्शन 50 काम का, ठीक है, थियरी पढ़ लेते ऊपर बकवास। Meaning of right of stoppage in transit. The right of stoppage in transit means the right of stopping the goods while they are in transit. To आगे वो word regain the possession and to retain them till the price is paid. तो पहले regain होगा फिर retain होगा। When the unpaid seller has parted with the goods to a carrier and the buyer has become insolvent, he can exercise the right of asking the carrier to return the goods back or not to deliver the goods to the buyer. This right is an extension of right of lien because it entitles the seller to regain possession even when the seller has parted with possession of the goods। ठीक है, इजी पीजी। एग्जाम्पल पढ़ लो फटाक से एक बार, टाइम पास। एग्जाम्पल 5 जल्दी करिएगा। आगे बोला भाई। है वो भी आएगा अपने पास। हमने जब गुड्स बेचे होंगे तो सारा का सारा जो ट्रांजिट का जो भी खर्चा होता है वो दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कौन उठाने वाला है। 99% केस के अंदर सेलर ही उठाता है, मतलब वो पैसा बायर से ऑलरेडी ले चुका होता है पर उठाता उसको सेलर है, ऐसा बोल के कि मैं उसको ट्रक वाले को पैसा दे दूंगा। पर अगर ये डिसाइड करके नहीं पैसा मैं दूंगा तो भाई तू दे दे, म्यूचुअली दे विल डिसाइड। परफेक्ट, दैट विल बी, समझ गया था डाउट, दैट विल बी डैमेजेस, दैट विल बी राइट अगेंस्ट द बायर। ये देख सब कुछ है भाई, सूट फॉर डैमेजेस, जो नुकसान हुआ आपका एक्स्ट्रा, पेट्रोल का खर्चा यहाँ से फिर वापस पेट्रोल का खर्चा यहाँ तक, पैसा अपन उससे लेंगे, दैट विल बी अगेंस्ट द बायर, वो आगे आएगा, ठीक है। डैमेजेस नीचे बकवास पॉइंट 51, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। माल सेलर के पास से गया, बायर तक पहुंचा नहीं, इस ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट रास्ते में। तो होता है गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम व्हेन दे आर डिलीवर्ड टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर अंटिल द बायर या उसका एजेंट टेक्स डिलीवरी ऑफ देम फ्रॉम सच कैरियर। तो जब तक माल सामने का पहुंचा नहीं तब तक वो ट्रांजिट में माना जाएगा। ये पढ़ क्यों रहे हैं सर? बिकॉज जब तक ट्रांजिट में है तब तक ही तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है। एक बार ट्रांजिट खत्म तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट खत्म, आपका अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कि ट्रांजिट में गुड्स ऐसा कब माना जाएगा। नीचे अपना वही पॉइंट है अलग से, एग्जाम का क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट में बैक टू बैक आया, जनवरी में 3 मार्क का, सितंबर में 6 मार्क का, एक ही पॉइंट से 2 बार आया। सबसे डिफिकल्ट वाला पॉइंट दिस वन, क्योंकि बाकी सब आसान है, वही डिफिकल्ट है। सबसे छोटा पॉइंट ही सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है। हम पहले आसान कर लेते हैं, फिर 4 पॉइंट एक जैसे हैं, 4 पॉइंट मैं बताता हूं कौन कौन से।
स्टार्टिंग विथ द लास्ट वन। सर माल भेजने वाला था सेलर बायर के पास शिप में। ये जो शिप है ये बायर ने भेजी सेलर के पास, सेलर ने उसमें माल चढ़ाया, शिप जा रही है बायर के पास, रास्ते में बायर इंसॉल्वेंट हो गया। सेलर फोन करेगा शिप वाले को, ब्रो यू टर्न मार। वो बोलेगा काहे को मारूं, मेरा मालिक तो वो है, तू थोड़ी मेरा मालिक है, तो तेरे फोन करने से मैं तुझे गुड्स से वापस लेकर आऊंगा। इसका मतलब अगर शिप इसने भेजी है तो ट्रांजिट शुरू होने से पहले खत्म हो गया, जब तूने माल चढ़ा दिया था वहीं ट्रांजिट खत्म हो गया था। मतलब तू चाह के भी अब स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज नहीं कर सकता। द रीजन वॉज शिप वॉज चार्टर्ड बाय द बायर। ये रहा लास्ट पॉइंट। व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ शिप चार्टर्ड बाय द बायर द ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। ये अमीरों वाला एग्जाम्पल था, गरीबों वाला भी अपने पास थर्ड लास्ट, बस शिप की जगह ट्रक आ गया, ट्रक कैरियर। 100% सेम पॉइंट। Where the goods are delivered to a carrier hired by the buyer, the transit comes to an end. So कितना अच्छा होगा मेरे लिए कि सर लास्ट पॉइंट और थर्ड लास्ट पॉइंट सेम ही है, एक में अमीरों की बातें, एक में गरीबों की बातें। ओके, फर्स्ट पॉइंट अगेन ऑन द सेम लाइंस। व्हेन द बायर और अदर बेली मतलब उसका एजेंट obtains डिलीवरी, जब सामने वाले को डिलीवरी हो गया, हम ऑलरेडी पढ़ चुके भाई डिफरेंस बिटवीन के भी अंदर, आई थिंक ऊपर से 5वां पॉइंट ही था, 5वां पॉइंट ही था। राइट ऑफ स्टॉप इन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू अ बायर। ये तो रहा सर पहला पॉइंट। टॉपिक है हमारा व्हेन डज ट्रांजिट कम टू एन एंड, पहला पॉइंट रिपीट हुआ है, व्हेन द बायर और अदर बेली ऑब्टेन्स डिलीवरी। उसी के जैसा सेकेंड पॉइंट फिर अगेन कंटिन्यूएशन। सर माल जरा था मुंबई से, अपन इसी रखते हैं आपके लिए, चल माल वॉज गोइंग फ्रॉम अंधेरी टू अ गांव विच इज वसई रोड। हाय, अंधेरी से वसई रोड जा रहा था माल। यहाँ पे अपना ऑब्वियसली सेलर, यहाँ पे ऑब्वियसली अपना बायर। बायर ने फ़ोन करके बोला सेलर को कि ब्रो यार एक काम कर, मेरा है ना बोरीवली में गोडाउन है, तो तेरा जो ट्रक है उसको तो यहाँ तक मत भेज, इतने माशाल्लाह रोड है कि छोड़, तू उसको बोरीवली में उतार दे। आपने बोला ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरसेप्शन, मतलब रास्ते को बीच में ही रोक के डिलीवरी ले लेना। तो भाई जब यहाँ पे डिलीवरी ले ली बोरीवली के अंदर, मतलब ट्रांजिट खत्म हो गया, ये हमने ट्रैवल ही नहीं करा, ट्रांजिट यहीं खत्म हो गया। उसको बोलते हैं इंटरसेप्शन। बुक ने वर्ड यूज करा हुआ है, पढ़ता हूँ उसको एक बार। Buyer obtains delivery before the arrival of goods at destination. It is also called interception by the buyer, which can be with or without the consent of carrier. Obviously, consent होना चाहिए सेलर का और बायर का, ट्रक वाले का थोड़ी कंसेंट लगेगा, तो वो होगा इंटरसेप्शन। तो 4 पॉइंट एक जैसे, ठीक है। फिर बाकी 2 पॉइंट एक जैसे करते हैं अपन, विच इज अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन। वो हमारे पॉइंट्स हो जाएंगे बाकी 2, ऊपर से तीसरा और नीचे से सेकंड लास्ट, दोनों एक ही बात करेंगे, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन की। पढ़ते हैं ना। वेयर द कैरियर और अदर बेली एक्नॉलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप अनलेस द सेलर हैज रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल। तो अनलेस के बाद तो मेरे कुछ काम का ही नहीं है सर, तो फर्स्ट वाले के अंदर राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व नहीं करा है, मतलब अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन है। सेम सेकेंड लास्ट पॉइंट के अंदर वड़ा पाव वाला एग्जांपल अब समझ में आएगा इंशाल्लाह। वेयर द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन मेड टू द बायर द ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। वड़ा पाव वाला एग्जांपल, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन अगेन। तो 4 पॉइंट एक जैसे साथ में पढ़ाया मैंने आपको, 2 पॉइंट एक जैसे साथ में पढ़ाया मैंने आपको, तो याद करना बिकम्स वेरी इजी इस तरीके से पढ़ रहे हो तो। और फिर आते हैं एग्जाम के क्वेश्चन पे, 2 बार से यही एग्जाम में आ रहा है सर। इफ द कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, ठीक है। टॉपिक वापस से इनके साथ भूल गए टॉपिक क्या चल रहा है, तो ट्रांजिट कब खत्म हो जाता है, उसके अंदर ये वाला पॉइंट। कोई एग्जाम्पल नहीं सर बुक में, और ना आपको मिलेगा अपने चैट जीपीटी पे, तो ध्यान से सुनना सर। ये हमारा सेलर रखते हैं फिलहाल, तो क्या रखते हैं, बायर। हमने यहाँ से यहाँ पे माल भेजा और वो माल यहाँ पहुँच चुका,
प्रेमाइसिस ऑफ बायर के पास। ये रहा सर माल हमारा, ये हमारा ट्रक वाले भैया। बायर बोलता है ब्रो सामान उतार, ट्रक वाला बोलता है नहीं 1 मिनट, पहले आप मुझे 300 रुपये दोगे। बायर तुरंत फ़ोन करता है सेलर को कि कहा कि 300 रुपये भाई, मैंने तो सारा पैसा तेरे को दे दिया ना, 300 रुपये क्यों अलग से मांग रहे हैं। सेलर बोलता है इग्नोर, बेवड़ा है वो, इग्नोर कर, उसको मैंने सारा पैसा ऑलरेडी दे दिया है। तो बायर मना कर देता है कि भाई ट्रक वाले मैं तेरे को 300 रुपये का को 2 एक्स्ट्रा नहीं दूंगा मैं। ट्रक वाला बोलता है मैं नहीं उतारूंगा सामान। हमने बोला क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोलते सर वहाँ से लेके आपके पास आने में मुझे लगे 2 दिन, पहली रात को 150 का खंबा, दूसरी रात को 150 का खंबा, उसका मैं आपसे पैसा लेगा। और इसको लगा हाँ सेलर सही बोल रहा था बेवड़ा। बायर बोलता है भाई मैं देखो नहीं दूंगा ये पैसा, आई विल नॉट गिव इट टू यू। ट्रक बोलता है कोई बात मत दो, मैं सामान नहीं उतारेगा। ठीक है, लॉ में क्या बोलता है, भले यहाँ पे सामान ना उतारे, स्टॉपेज इन ट्रांजिट नहीं हो पाएगा बिकॉज ट्रांजिट हैज कम टू एन एंड। मतलब अगर अब ये इंसॉल्वेंट हो भी गया तो भी आप इसको बोल के वापस नहीं मंगा सकते कुछ, क्योंकि यहाँ पे ट्रक वाले ने रॉन्गफुली मना करा कुछ डिलीवर करने को, रॉन्गफुली रिफ्यूज्ड टू डिलीवर द गुड्स। मतलब भले वो सामान ना उतारे फिर भी ट्रांजिट खत्म हुआ ही माना जाएगा। दैट इज योर दिस पॉइंट। देख पढ़ते हैं, इफ द कैरियर ट्रक वाला wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। पढ़िए 7 पॉइंट, मैं तब तक वो एग्जाम का क्वेश्चन निकालता हूँ। सीए फाउंडेशन पास पेपर्स जनवरी। गुड्स का क्रेडिट पीरियड 2 साल रहता है ना, फिर गुड्स का क्रेडिट पीरियड, कौन सा क्रेडिट पीरियड? जब तक पैसा वो मांग सकते हैं। क्रेडिट गुड्स क्रेडिट पर पैसा है ना, हाँ तो 2 साल रहता है ना, फिर सेलर पैसा नहीं मांग सकता। 3 साल होता है पहली बात तो। 3 साल हाँ, उसके अंदर भी क्रेडिट पीरियड नहीं होता, वो पैसा ड्यू हो चुका है, ड्यू होने के बाद उसे 3 साल तक नहीं दिया है। तो अगर क्रेडिट पीरियड 2 साल का है सपोज, तो 2 साल खत्म होंगे फिर पैसा ड्यू होगा, वहां से 3 साल तूने नहीं मांगा तो 3 साल मांग भी नहीं सकता। आ गया सर, जनवरी में मिल गया मुझे एक ही बार में, क्योंकि मुझे याद था कि एग्जाम में आ चुका है। सी किसका सी है ये क्वेश्चन नंबर, बोलता जा। सो 75 वड़ा पाव आ गए, मतलब बाकी 75 भी आ ही गए, तुझे पैसा 150 का देना पड़ेगा। बाद में 75 नहीं आए तो सू करेगा। अगेन राइट्स 2 हैं, अगेंस्ट द गुड्स अगेंस्ट द बायर। तो गुड्स वाले राइट खत्म हो गए, लीन भी गया, स्टॉप एंड ट्रांजिट भी गया, पर अगेंस्ट द बायर तो अभी भी है ना तेरे पास राइट्स सू करने वाले, तो सू करके कोर्ट में अपन पैसा वसूल लेंगे। तो राइट ऑफ रीसेल किया है। हाँ वो तीसरा वाला 2 ही पढ़ा है ना, मतलब पहले अपने लीन पढ़ा, फिर स्टॉप एंड ट्रांजिट पढ़ा, रीसेल तो इसके बाद आएगा ना, पढ़ा ही नहीं अब तक उसको। रॉन्गफुली कहाँ मिला था इसको, डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी नहीं यार, मैं इससे अच्छा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, ये तो थेरी क्वेश्चन है ना। सितंबर जाना पड़ेगा, सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन सितंबर में ही आए थे सर। कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखिए मतलब सितंबर। हर सितंबर में से आता है। नहीं ये सितंबर में से था। आवा सर, ए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही वियर्ड फेटिश वाला क्वेश्चन है, पता नहीं क्या सोच के बनाया। देखते हैं। मेसर्स आरके ट्रेडर्स बायर मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद मेसर्स सीके ट्रेडर्स सेलर फॉर परचेज ऑफ 2000 kg ऑफ बासमती राइस। जो भी बोल रहा है यहाँ पे लिखता जाता हूँ, ठीक है, इसमें पेज ऊपर नीचे ना करना पड़े। 2000 kg
बासमती राइस. Okay. Specifically grown in Chhattisgarh state. Okay. Should be packed in pink color bag. 25 kg each. Okay. To identify the place of origin by specifying the mode of packing. ठीक है. Of the basmati rice. The seller agreed for specific packing of rice grown in Chhattisgarh state. However, by misunderstanding of the staff of the seller packed the quantity of 1800 किलो. तो 2000 जो था उसी जगह 1800 गया. फिर छत्तीसगढ़ की जगह महाराष्ट्र गया, पिंक की जगह व्हाइट गया, हर वो चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो हुई, और 25 जगह 30 गया. हाँ कसम, सब में हाका सर अपन ने. फिर आगे invite clear of the 30 kgs and each remain the quantity. Referring to the position of sales of goods act, analyze whether the buyer has right to reject the entire quantity of basmati rice. हमने अब तक पढ़ा नहीं है, but obviously answer is yes. On the other hand, what is the remedy available to the buyer if he has to accept the entire quantity of to fulfill the other contracts? तो आपको पैसा भी फिर पूरा कर देना पड़ेगा. अलग से कहाँ पूछा है उसने? एक सेकेंड. ये देख, पर ये क्वेश्चन में कहाँ पूछा हुआ है यार? क्वेश्चन में भी होना चाहिए ना. ए का 1. ठीक है, आंसर पढ़ लेते हैं. इन केस द बायर हैज टू एक्सेप्ट एंटायर क्वांटिटी ऑफ द राइस टू फुलफिल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर पार्टीज, ही कैन क्लेम डैमेजेस, जो भैया अपन बात हुई थी, विच प्रोवाइड्स दैट वेदर सेलर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर में सू द सेलर फॉर डैमेजेस ऑफ नॉन डिलीवरी. नहीं, मुझे और स्पेसिफिक क्वेश्चन चाहिए. चेतन, हाँ इसका आंसर देखते हैं एक बार. ए का 2, ये रहा सर. एक और रॉन्गफुली वाला 3 मार्क का. ए ऑफ जयपुर सोल्ड 100 स्मार्ट टीवी सेट्स एट 50,000 per set to Babu Ram of Delhi. Okay, he delivered the TV sets to C, a transport carrier, for transmission to B. B further sold these 100 TV sets to S. ड्रॉ कर लेते हैं अब तक का. A से बेचा B, B से बेचा S. ये 50,000 में और ये 60,000 में. ठीक है, वापस पढ़ता हूँ एक बार यहाँ तक. A of Jaipur sold 100 TV sets at rupees 50,000 per set to B of Delhi. आगे he delivered the TV sets to C. इसने सामान दिया C को डिलीवरी करने के लिए B को. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया. B further sold these 100 TV sets to S 60,000 per set. ठीक है. On reaching the goods at the destination, B demanded delivery but C, ठीक है, B और C की बात चल रही है सर, इनकी बात चल रही है. B demanded the delivery but C wrongfully refused to deliver the goods to B. Wrongfully refused. That is why he failed to deliver the TV sets to S. तो C ने B को माल दिया नहीं wrongfully, तो B ने S को दिया नहीं. Okay. And suffered a huge loss. घंटा huge loss. 10,000 into 100, 10 लाख ही तो है. ठीक है, जो भी है. That is why he failed to deliver the TV sets to S and suffered a huge loss on account of non-delivery. A came to know about this. A को पता चला था इसके बारे में. He directed C to stop the delivery to B and re-deliver the goods to him at Jaipur. वापस पढ़ते हैं. That is why he failed to deliver TV sets to S and suffered a huge loss on account of non-delivery. A came to know about this. He directed C to stop the delivery to B and re-deliver the goods to him at Jaipur. As per होगा पहला क्वेश्चन. Whether A has right to stop the goods in transit, answer is no. क्योंकि wrongfully मना करा है तो stoppage in transit तो खत्म हो चुका, क्योंकि ट्रांजिट खत्म हो चुका, तो इसका आंसर आएगा नो. दूसरा, whether B can claim loss suffered due to non-delivery from A. हाँ, obviously हाँ. ये A से पैसा लेगा और A C से पैसा लेगा, पर A C से लेगा उसने पूछा नहीं है, उसने बोला A पैसा देगा कि नहीं देगा, तो आंसर हाँ देगा. तो A से, क्योंकि वो उसका एजेंट था. और हम पढ़ चुके ऑलरेडी यूनिट नंबर 9 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि सर एजेंट अगर हक के आया तो प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे सी अगर हगा तो ए रिस्पॉन्सिबल है. वो बात की बात है कि ए सी से ले लेगा, हम वो नहीं पढ़ रहे. हम ये पढ़ रहे कि एस ए से ज़रूर ले लेगा, क्योंकि एजेंट ने हगा तो उसका प्रिंसिपल लायबल होता है.
आंसर देखते हैं इसका, ये रहा, पूरा पढ़ते हैं। अभी जो पढ़े उसकी बात करते हैं। According to section 51 of the act, when the carrier wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer, the right of stoppage in transit is lost and transit comes to an end. जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको। Second part. On the other hand, according to section 57 of the act, when buyer suffer losses due to non-delivery, he can sue seller for damages. जो भैया वाला डाउट था, sue seller for damages on account of non-delivery. In the instant case, the transit comes to an end when C wrongfully refused to deliver the goods to B and he suffered huge loss due to non-delivery. Hence, A cannot exercise his right of stopping goods in transit as the transit has already come to an end. B can claim loss suffered due to non-delivery from Ansari. ठीक है, मैं दोनों से डिस्कस कर लिए थे, हम जरा और डीप में जाते हैं सर, हम अपना खुद का क्वेश्चन बनाते हैं। इसको मिटाता हूँ एक बार। क्वेश्चन इज सर, अगर ए को पता होता कि बी आगे सामान बेचने वाला है एस को, इन दैट केस स्पेशल डैमेजेस आते हैं, दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट, जो एस कमा सकता था और नहीं कमा पाया। तो अगर ए को पता होता कि एस इसको आगे बेचने वाला है और फिर ये सब नाटक होते, तो एस ए से रिकवर करता पूरा लॉस ऑफ प्रॉफिट, मतलब 100 इंटू 10,000, इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 स्मार्ट टीवी। नहीं पता होता तो आता ऑर्डिनरी डैमेजेस। मतलब सर ए ने तो एस को दिया नहीं, तो एस बेचारे ने बाहर से खरीद कर आगे माल बेचा, तो जो भी उसने एक्स्ट्रा पैसा पे करा बाहर से खरीदने का, सिर्फ वो रिकवर होगा, दैट इज ऑर्डिनरी डैमेजेस। और फिर ये स्पेशल डैमेजेस। सर कहाँ पढ़ा था इसको हमने? सेक्शन नंबर 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यूनिट नंबर 5, सेकेंड लास्ट टॉपिक। हाँ, हेडली वर्सेस बैक्सेंडेल, केस लॉ भी था, केस लॉ। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन था। सितंबर, लाइक आई सेड, पूरा पेपर ही बहुत प्यारा था। आपको लाइफ में ऐसा लगे ना मुझे लॉ बहुत अच्छे से आता है, तो आप सितंबर का पेपर सॉल्व करना। आपको लगता है मुझे कुछ नहीं आता, तो आप मई 24 का सॉल्व करना। दोनों में आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। अब जब मई करोगे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मुझे सब कुछ आता है, और इसको पढ़ के लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता। ठीक है, डिपेंडिंग आप कौन सी सिचुएशन में हो, ट्राई करना। बाकी पेपर न्यूट्रल थे। जनवरी वेरी न्यूट्रल, अभी जो गया मई जून वेरी न्यूट्रल, 2 बार से न्यूट्रल पेपर आ रहा है। उसके पहले एक्सट्रीम था, दिस वॉज वेरी इजी एंड वो ऑब्वियस भी था, क्योंकि सर पहला अटेम्प्ट था न्यू सिलेबस का, ये वाला जून 24 जो भी अटेम्प्ट था, इट वॉज न्यू सिलेबस का पहला अटेम्प्ट, तो पेपर इजी था, फिर डिफिकल्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इट शुड बी डिफिकल्ट बिकॉज 2 अटेम्प्ट से न्यूट्रल आ रहा है, हैज़ टू बी डिफिकल्ट। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैं सीए कर रहा हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 2015 की, तब से लेकर अब तक एक ट्रेंड फिक्स है। अगर आप फाउंडेशन दे रहे हो तो एक पेपर में आपकी फाड़ डालेंगे सर। अगर आप इंटर दे रहे हो तो ग्रुप 1 के अंदर 3 में से 1 डिफिकल्ट आएगा, ग्रुप 2 के अंदर 3 में से 1 डिफिकल्ट आएगा। सेम गोज फॉर फाइनल। ये थंब रूल है सर। डिफिकल्ट इन द सेंस कंसेप्चुअल। जैसा अभी अर्जुन में क्वेश्चन करा, कितना बारीक पॉइंट था, रॉन्गफुली डिलीवर नहीं करा मतलब ट्रांजिट एंड हो जाता है, ट्रांजिट एंड हो जाता है शॉपिंग ट्रांजिट नहीं हो सकता। वो कितना डीप में पॉइंट था। अब वो वही आंसर कर सकता है जो अपनी तरह पढ़ रहा है, चीज़ों को लिंक कर कर और हर एक पॉइंट का एग्जाम्पल लेकर। जिसको ये नहीं पता उसको ये भी नहीं पता पड़ेगा क्वेश्चन आया कहाँ से, यही नहीं पता पड़ेगा। सॉल्व तो बहुत दूर की बात है सर। देखते हैं आपके टाइम में क्या होता है। इंशाल्लाह डिफिकल्टी है तो तभी तो मेरी वैल्यू पता पड़ेगी ना। हाँ, कुछ नहीं, अब तो ऐसा पेपर आएगा साले, अब तो रुक। ये बात भी सही है। नहीं पर आप अपने जो सीनियर बाजू में बैठे उनसे पूछ लेना, आपका जो अटेम्प्ट होगा उसके एग्जैक्ट 24 घंटे पहले, लॉ की एग्जाम के 24 घंटे पहले मैं आपको 31 क्वेश्चन दूंगा। इस 31 क्वेश्चन में से आपका 70 to 90% पेपर आएगा। ये पिछले 3 अटेम्प्ट से तो मैं कर रहा हूँ। 31 क्यों? बिकॉज आपकी एग्जाम में भी 31 पेपर क्वेश्चन ही आते हैं। जो आपका पूरा पेपर होता है उसमें टोटल 31 क्वेश्चन आते हैं। ये 31 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा एग्जाम के 24 घंटे पहले। अभी भी दे सकता हूँ, मैं तो रिसर्च कर ली ऑलरेडी।
अभी दूंगा तो बच्चा भी वही पढ़ेगा। ऐसा करना नहीं। इसे अपन इसको एग्जाम के एक दिन पहले ही देता है। 2 दिन सेंसिबल है। 2 दिन इसलिए देता बिकॉज आप जैसे आपका एग्जाम है 16 तारीख को, इनकेस आपको पता हो तो 16 को आपका एग्जाम है। अब मैं 2 दिन पहले दूंगा ना तो बच्चा 16 तारीख को तो एग्जाम देकर आएगा ना बेवड़े, 5:30 बजे। 16 तारीख को अपना LDR का सेशन होता है, लास्ट डे रिविजन, जो 48 की पीछे बुक है उसका YouTube के ऊपर लेक्चर होता है। अब अगर मैं 2 दिन पहले दे दूंगा तो बच्चा एक क्यों बैठेगा। जब मैं एडनोवेट में था तो सब तो उन लोगों ने हटा दी सब वीडियो। फाउंडेशन के अंदर 20,000 व्यूज यूज्ड टू बी देयर, एवरेज 20,000। 2-3 अटेम्प्ट तक इट वाज द सीन। अभी तो PA में आ गए तो PA के चैनल पे अभी भी 3,000 जितना कुछ है व्यूज, बाकी 20,000 व्यूज होता था ये LDR के सेशन के अंदर। फिर सेशन खत्म होता था, उसके बाद उस दिन रात को मैं वो 31 क्वेश्चन देता था। तो मेरा भी काम हो गया, आपका भी काम हो गया। ऐसा क्या चीटिंग क्या है इसमें? कुछ भी। यस, पूछना सीनियर से, आप बता देंगे आपको। बाजू बैठे उनसे पूछना। व्हाट इफ दे हर अटेम्प्ट में चेंज होता है, पागल हो गई क्या? अगर इस अटेम्प्ट के अंदर स्टॉप एंड आंसर का क्वेश्चन आ गया तो नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सेम टॉपिक से क्वेश्चन आना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ एवरी ऑब्वियसली। कैसी बातें करते हो? यूट्यूब में तो दुनिया देखती है ना। ये तो ऐसा आपका वो हो गया भाई, आधार कार्ड की फोटो और असली फोटो, तो वैसा सिनेरियो है। यूट्यूब में पूरी दुनिया देखती है भाई। एडनोवेट लाइक 3-4 साल हो गए उसके, सब फैकल्टी के वीडियोस आते हैं, ठीक है। X से लेके मतलब A से लेके Z तक सबके वीडियोस। मैं ज्वाइन करा उसके 3 महीने के अंदर, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है। टॉप 5 जो व्यूज होते हैं पूरी चैनल के ऊपर, उसमें से 3 मेरे थे, टॉप 5 में से। पर ठीक है, डिलीट कर दिया उन्होंने अभी, राइटफुली। मैं हूँ नहीं वहाँ पे तो क्यों रखेंगे, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत ही आसान टॉपिक आई वुड से, हाउ स्टॉपेज एंड ट्रांजिट इज इफेक्टेड। आप स्टॉप एंड ट्रांजिट कैसे एक्सरसाइज करते हो? 2 ही तरीके हो सकते हैं सर, या तो आप ड्राइवर को फ़ोन करोगे या ड्राइवर के मालिक को फ़ोन करोगे कि भाई ट्रक को रुकवा दे, और ट्रक रुक जाएगा। तो यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ करा हुआ है प्रिंसिपल, ये रहा। तो स्टॉप एंड ट्रांजिट का तरीका ड्राइवर को फ़ोन करना, मतलब कैरियर, या कैरियर के प्रिंसिपल को फ़ोन करना। ऐसा करके आप स्टॉप एंड ट्रांजिट कर सकते हो। रीड करिए, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी बोल, आगे बोल। ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। कैरियर का मालिक हमें आओ यहाँ पे लास्ट पेज फॉर द डे, क्योंकि ये 54 अलग टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आखिरी राइट है, वो अलग है। ये कनेक्टिंग पॉइंट है, साथ में पढ़ना पड़ेगा। सारे आसान पॉइंट है, रिपीट पॉइंट है, पढ़ लेते फिर भी। इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। राइट ऑफ लीन और स्टॉप एंड ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय, मतलब मैंने आपको बेचा, आपने किसी और को बेच दिया, डज नॉट मीन कि मेरा लीन का अधिकार खत्म हो जाएगा। वो अभी भी वहीं रहेगा सर, मैं अभी भी और मेरे राइट एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तो राइट ऑफ लीन और स्टॉप एंड ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस सेलर्स असेंटेड टू इट। जो हमने पढ़ा ऑलरेडी एक्सेप्शन के अंदर, लीन कब एंड होता है के अंदर, एस्टोफिल। तो आपने बोला है तो फिर लीन गया, नहीं बोला तो नहीं गया। वापस पढ़ते हैं तीसरी बार। द राइट ऑफ लीन और स्टॉप एंड ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड बाय अनपेड सेलर के, राइट अफेक्ट नहीं होते हैं अगेंस्ट द बायर, अगर बायर उनको किसी और को बेच देता है तो। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट अ सेकेंड बायर कैन नॉट स्टैंड अ बेटर पोजिशन देन द सेलर, मतलब फर्स्ट बायर। इसको नहीं समझ में आया, अपने सिलेबस में है यूनिट नंबर 3 के अंदर हम पढ़ेंगे इसको इस तरह से। सर GT
GT देता है और BT BT देता है। अगर आपके पास एक गुड टाइटल है तो आप भी आगे गुड टाइटल ही पास करते हो, अगर आपके पास बैड टाइटल है तो आप आगे बैड टाइटल ही पास करते हो। मतलब अगर मेरे पास गुड्स चोरी का है और मैंने आपको बेचा, भले आपने गुड फेथ में खरीदा पर आपका टाइटल बैड ही माना जाएगा, मतलब असली मालिक आपसे गुड वापस ले सकता है। चौथी बात पढ़ रहा हूं, द राइट ऑफ लीन और स्टॉपिंग इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड by the buyer selling or pledging the goods unless seller has assented to it. This is based on the principle that a second buyer cannot stand a better position than the seller. ठीक है, आगे very obvious point यहाँ पे जो लिखा हुआ है, the right of stoppage is defeated if the buyer has transferred the document of title. आगे सर वापस से वही अपना unconditional appropriation, उसमें तो आपके राइट्स खत्म हो ही जाते हैं, रिपीट पॉइंट है, रिकंसाइल पॉइंट है। नीचे दिमाग वाला पॉइंट, एक्सेप्शंस वेयर अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉप इन ट्रांजिट आर डिफीटेड। आपका अधिकार लीन वाला और स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला कब खत्म हो जाएगा, हम ये पढ़ रहे हैं। उसमें से एक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, व्हेन द सेलर हैज असेंटेड टू द सेल, मॉर्गेज और द डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर। जब आपने खुद ही बोला था उसको कि हाँ तो आगे बेच देना, तो आपका अधिकार खत्म, क्योंकि आपने खुद ही बोला था। से इसको रिकंसाइल करते हैं ना इसके साथ, ऊपर क्या बोला था कि सर बायर है वो गुड टाइटल पास नहीं कर सकता अनलेस आपने हाँ ना बोला हो। मतलब अगर मैंने हाँ बोला था तो गुड टाइटल पास कर सकता है, तो दोनों रिकंसाइल हो रहे हैं, एक ही बात करें दोनों के दोनों। तो व्हेन द सेलर हैज असेंटेड, ठीक है, ऊपर क्या लिखा था, अनलेस द सेलर हैज असेंटेड, तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सेलर इज असेंटेड। तो आपने अगर बोल दिया उसको कि हाँ तो आगे बेच देना चलेगा मुझे, तो वो बेच ही देगा सर, फिर आपका अधिकार खत्म हो चुका, क्योंकि आपने हाँ बोला था तभी उसने बेचा था। मुझे लगता है नीचे बी वाला पॉइंट, अनकंडीशनल एप्रोप्रिएशन वाला, when a document of title to goods has been transferred to the buyer and the buyer transfers the document to a person who has bought the goods in good faith for value। आपने डॉक्यूमेंट टाइटल दिया मतलब आपने ओनरशिप दे दिया, उसने उसको आगे दे दिया मतलब उसने भी ओनरशिप दे दिया। The proviso of subsection stipulates as follows: if the last mentioned transfer is by way of sale, right of lien or stop in transit is defeated. If the last mentioned transfer is by way of pledge, तो again वही right of stop in transit lien is stop, खत्म हो जाएगा वो। नीचे बहुत डिफिकल्ट लाइन, काम की नहीं पर उसको फिर भी मतलब पढ़ेंगे उसका, बहुत डिफिकल्ट, ठीक है, किसी को नहीं आता। 2 मिनट बताता हूँ, पहले ये पढ़ लेते हैं। The contract of sale is not rescinded when the seller exercises right of stoppage in transit। मतलब सामने वाला अगर अभी भी पैसा देने को तैयार है तो उसको माल दे देंगे और पैसा ले लेंगे। तो contract of sale is not rescinded, कैंसिल नहीं होगा। When the seller exercises his right of stoppage in transit, the contract still remains in force and the buyer can ask for delivery on payment of price। ठीक है, लास्ट 2 लाइन आज की नहीं आएगा एग्जाम में, फिर भी हम पढ़ते हैं उसको, बहुत डिफिकल्ट लिखा है, ठीक है, ट्राई करते हैं इजी करने की। ये आप अनपेड सेलर, आपने गुड्स प्लेज करे, यहाँ सेल रखते हैं एक बार और इजी हो जाएगा। आपने गुड्स सेल करे बायर को, सोल्ड, मतलब ये हो गया ओनर। इसने गुड्स प्लेज करे बैंक को, मतलब ये वाले गुड्स उसने गिरवी रख दिया और यहां से यहां पे पैसा नहीं आया है सर। वेरी ऑब्वियस, ना स्टॉपेज इन ट्रांजिट हो सकता है ना लीन हो सकता है, क्योंकि गुड्स प्लेज कर दी। प्लेज मतलब गुड्स यहां पे है और पैसा मिला नहीं आपको, तो सर क्या कर सकते हैं, आप भीख मांग सकते हो। सर किससे? बैंक से, कि ब्रो मुझे मेरा पैसा मिला नहीं है, अगर पॉसिबल है, अगर तो ये बी के जो तेरे पास दूसरे गुड्स पड़े हुए हैं गिरवी, तू प्लीज पहले इनको बेचना, फिर तुझे पैसा ना मिले तो मेरे वाले गुड्स बेचना प्लीज। सर फायदा क्या? अगर पहले वाले गुड्स बेचकर बैंक को अपना पैसा मिल गया तो ये गुड्स वापस से यहां पे आ जाएंगे। बैंक माने तो माने, ना माने तो ना माने, बैंक की मर्जी। देख पढ़ता हूं,
However, pledgee मतलब बैंक, pledgee may be required by the unpaid seller to use in the first instance other goods or securities of the pledger available to him to satisfy his claim. या भीख मांग सकते हो, मर्जी अल्टीमेटली बैंक की होगी कि उसको आपकी बात माननी कि नहीं माननी. मान लेगा तो दोनों के लिए फायदा है सर, बैंक को तो अपना पैसा मिल जाएगा, बच्चा कुछ आपको मिल जाएगा. नहीं मानता तो आप बैंक को कुछ नहीं बोल सकते, आप इसको सू करोगे, फिर वो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा, बस इतना ही फर्क पड़ेगा. एक मिनट इतना पढ़िए एंड देन वी इन द क्लास. ये पूरा का पूरा जल्दी, अच्छी लैंग्वेज है, मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट. बोल. तो सेलर का जो गुड्स है बैंक के पास डायरेक्ट वो क्यों नहीं बेचता? क्योंकि कौन नहीं बेचता? बैंक बैंक ही तो बेच रहा है, और कौन बेच रहा है? आपने बोला ना जो बायर का दूसरा गुड्स रहता है वो बेचता है. हाँ, ऐसा रिक्वेस्ट करा है अनपेड सेलर. अगर इसने लोन लिया बैंक से तो गुड्स गिरवी रखे होंगे, उसमें से एक गुड्स मेरे वाले हैं जिनका मुझे पैसा नहीं मिला, और कुछ उसके खुद के दूसरे गुड्स हैं. तो मैं बैंक को बोलूँ कि उसके पहले दूसरे वाले गुड्स बेच, क्योंकि उससे रिकवरी हो गई तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा ना. बी का ये इसका बेवड़े, उसका कहाँ से फायदा आएगा? उसने उसको लोन रीपे नहीं करा, उसने उसको पैसा नहीं दिया, बी का कौन सा फायदा? सिर्फ अनपेड सेलर का फायदा हो रहा है. बी का फायदा क्यों होगा? बी ने बैंक का लोन चुकाया नहीं, क्योंकि चुकाया होता तो गुड्स वापस मेरे पास आ जाते. बी ने उसको पैसा दिया नहीं, अगर पैसा दिया होता तो मैं उससे भीख नहीं मांग रहा होता. तो इसका फायदा क्यों देख रहा है बी का? बी का कौन सा फायदा? के पास गुड्स भी आएगा और पैसा भी आएगा. पैसा कहाँ से आएगा बेवड़े? गुड्स आएगा ना. अभी आपने बोला ना, बोलने दे उसको, बोलने दे. हाँ बोल तू. अभी आपने बोला ना जो उसके पास दूसरा गुड्स रहेगा वो बेचेगा. कौन बेचेगा? उसका पैसा किसके पास आएगा? अनपेड सेलर के पास. डायरेक्ट तो उसके पास ही आएगा ना. अच्छा, उसने प्लेज प्लेस मतलब गिरवी 19 पेज का यूनिट है, तो प्लेज मतलब गिरवी तो नहीं होता होगा, क्योंकि 19 पेज का है. ये गुड्स बेचेगा बेवड़े, उसका पैसा बैंक के पास आएगा. ये अगर इसने गिरवी रखा तो यहाँ से यहाँ पे लोन लिया होगा, आपने चुकाया नहीं तो बैंक पैसा रिकवर करेगा. तो पहले इसका दूसरा वाला गुड्स बेचेगा तो उसका पैसा बैंक के पास है. मेरे बेवड़े मेरे पास क्यों आएगा? दूसरा वाला गुड्स का पैसा बैंक के पास आएगा. इसका पैसा अगर रिकवर हो चुका है ऑलरेडी, पूरा पैसा इसको जो लोन दिया था, तो ये गुड्स वापस मेरे पास आ जाएगा ना. वो पढ़ रहे अपन, वो इसे सू कर सकता है. फिर वो वाले टॉपिक में आ जाएगा, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर वाले में आ जाएगा, क्योंकि अगेंस्ट द गुड्स तो सब खत्म हो गया. पढ़िए एंड वी एंड द लेक्चर जल्दी. मेरा दूसरा लेक्चर है घाट के ऊपर. कॉल करें, हाँ. तो खत्म ट्रांजिट, फिर शू करना पड़ेगा. वेटिंग